नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता और स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी के क्वेश्चन करेंगे और हिंदी पेडागॉजी ही नहीं, मैं अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके भी मैं वीडियोस डालूँगी। और जैसे कि पता है कि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए, और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और रिविज़न करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइगॉत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, यानी कि वो अपने आप को तो निर्देशन दे रहा है लेकिन वो दूसरों को सुनाई नहीं पड़ रहा, वो कौन सा वाचन होता है? वो आंतरिक वाचन होता है। लेकिन अब यहाँ समझते हैं कि क्योंकि इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए आपको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। वाइगॉत्स्की ने 3 भाषण बताए थे। पहला होता है सामाजिक वाला, दूसरा होता है निजी वाला और तीसरा होता है आंतरिक वाला। ये जो ऊपर के 3 दिख रहे हैं ये। अब सामाजिक वाला जो होता है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा आस-पास के जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करने लगता है। फिर 3 वर्ष से शुरू होता है निजी वाला। निजी वाले में बच्चा अपने को निर्देशन देने लगता है लेकिन वो सुनाई पड़ता है दूसरों को। और आंतरिक वाला ऐसा होता है जो हम लोग 7 से ऊपर वाले बच्चे करते हैं, जिसमें होता ये है कि बच्चा निर्देशन तो खुद को देता है लेकिन वो आस-पास के लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है। यहाँ उसी की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो कौन सा तरीका अच्छा होगा? कहानियों, चित्रों द्वारा तो बिल्कुल ही अच्छा माना जाता है, लेकिन और देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। दोहराव का प्रयोग करके ड्रिल हमको कभी नहीं करवाना है, ठीक है। दोहराव का मतलब रटन तो हो गया कि आप रटना सिखा रहे हैं। लिखित अभ्यास ये भी एक तरीके का मतलब एक जो पहले से चली पारंपरिक जो अध्ययन चला आ रहा है वो है। पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, तो ये भी अच्छा आंसर नहीं है क्योंकि केवल पाठ्य पुस्तक ही साधन नहीं हो सकते। कहानी और चित्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके द्वारा बच्चा रिलेट करता है, ठीक है। उसको अपने जीवन से रिलेट करके या उस कहानी के पात्र के रूप में या चित्र के में जो भी बना हुआ है उसके रूप में खुद को देखता है। इसीलिए सबसे बेस्ट हम मानेंगे कहानी और चित्रों का प्रयोग करके। बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है। तो बहुभाषावाद पहले समझिए होता क्या है। इसका मतलब ये होता है कि हम बच्चे को उसकी जो आम भाषा है, ठीक है, उसको विद्यालय में उपयोग करने देंगे, उसको एक साधन बनाएंगे सीखने का, अधिगम का। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है। पहले ही दिख रहा है मुझे, शिक्षा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना है, यानी कि शिक्षा जो उनके घर में भाषा यूज़ होती है उसी का उपयोग करना है। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे को संकोच नहीं होती। अगर आप उसको फोर्स करेंगे कि अगर इंग्लिश बोलो तो उसमें उसको हेजिटेशन होगी। इसीलिए बहुभाषावाद को इन्होंने बहुत मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सब कुछ नए क्वेश्चन पूछे गए जो आपको इससे पहले वाले पेपर में नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना, यानी कि कोई पाठ्य सामग्री है उससे कोई हमको विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से अगर हम इस वाले पाठ का बारीकी से अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं आनुमानिक। क्या बोलते हैं? आनुमानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित भाषाई मौखिक बुद्धि होती है। लेकिन अब इसी वक्त मैं और क्लियर करती हूँ कि ये सिद्धांत दिया किसने था। तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आपने सीडीपी में पढ़ा होगा। इन्होंने कुल 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, ठीक है, 7 टाइप के कारक बताए थे, जो 7 टाइप की बुद्धियाँ बताई थी। उसमें बाद में 8वीं और 9वीं जोड़ी गई है, लेकिन मेनली 7 से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारी हो गई भाषाई मौखिक बुद्धि। देखिए क्वेश्चन ऐसे किया जाता है कि एक क्वेश्चन से आपको कई टॉपिक क्लियर हो सके, कि उसको घुमा के भी पूछें तो आप कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? बहुभाषावाद का मतलब अभी क्लियर, कि शिक्षार्थियों को उनकी भाषा विद्यालय में यूज़ करने को देना। तो इसके लाभ क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण दे सकता है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें हेजिटेशन नहीं रहेगी ना। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान होगा, क्योंकि बच्चे अपने अपने घर की भाषा बोलेंगे तो हर बच्चा दूसरे के प्रति सम्मान रखेगा। सीमित रोजगार के अवसर, ये तो गलत हो गया। पराभाषिक जागरूकता, दूसरे तो क्योंकि वहाँ पे विद्यालय में बच्चे अपने अपने जगह की भाषा बोलते हैं, जिससे होता क्या है, एक बच्चा दूसरे बच्चे की भाषा के प्रति भी जागरूक हो सकता है। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यही आंसर हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है? संदर्भ में मतलब कॉन्टेक्स्ट में भाषा से जुड़ी है। तो उपयोगिता विज्ञान। क्यों? क्योंकि भाषा का उपयोग हम
मतलब उसको हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं ना, तो उपयोगिता विज्ञान भाषा से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, शिशुओं में भाषा के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शैशवावस्था में बच्चे की वाक नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवर की तरह अधिक होती है, यानी कि बच्चे की जो बोलने वाली नली होती है वो जानवर की तरह अधिक होती है। तो ये बात सही है। अगला है, 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना, दोहराव वाले बबलाना में संलग्न होती है। तो हाँ, ये आपने पढ़ा होगा कि 6 से 12 महीने के जो बच्चे होते हैं वो इस तरीके से दोहराव वाले वर्ड या बलबलाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हो जाएगा, थर्ड वाला। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बोली यानी कि मानक बोली का दर्जा पाने के लिए कितने चरण होते हैं। यानी कि जो बोली पहले क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। किसी भी एक राज्य में एक क्षेत्र में जो बोली जाने वाली भाषा होती है उसको बोली बोला जाता है। अब इसको स्टैंडर्ड बोली यानी कि मानक बोली कैसे बनाया जाता है। इसके 3 चरण होते हैं, चयन, संहिताकरण, उद्देश्य का निर्धारण। लाइन बाय लाइन समझिए। चयन का मतलब ये होता है कि पहले जो बोली बोली जाती थी, मान लीजिए इस क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसको पहले चूज़ किया हमने कि उसका विस्तार होना है, तो ये चयन हो गया। फिर उसके लिए हमने उसको लिखित रूप दिया। जो बोली जाती है उसको लिखित रूप देना ही संहिताकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोडिफिकेशन। उसको लिखित रूप देना, कोडिफिकेशन, यानी कि हमने कोडिंग की। फिर उद्देश्य का निर्धारण मतलब उसका अब यूज़ करने लगेंगे हम लोग बड़े लेवल पे, और विस्तार होगा तो बड़े लेवल पे यूज़ होगा, जैसे कि शैक्षिक क्षेत्र में या साहित्यिक क्षेत्र में या व्यावसायिक क्षेत्र में। तो इस तरीके से एक बोली को मानक बोली का दर्जा पाने के लिए 3 चरण होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोली के ऊपर ही कि कौन से बोली के संदर्भ में दोनों में से कथन सही है। किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। बिल्कुल, ये देश था, इस देश के हिस्से में एक क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको हम बोलते हैं बोली। अगला बताया गया है कि ये तो पहला तो सही हो गया, एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले। अब कह रहा है एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि यानी कि सबकी शिक्षा का क्षेत्र सेम हो, उनके द्वारा यूज़ की जाने वाली भाषा तो बोली नहीं होती। ऐसा तो कुछ बात नहीं है। इसका मतलब ए सही है और बी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फनी क्वेश्चन था है कि अब मैं वैसे ही रिदम में बोल रही हूँ। पत्नी से मतलब एक व्यक्ति है जो अपनी पत्नी से कहता है, जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। सहकर्मी से यानी कि उसका कलीग है, उससे कहता है, जाने का समय हो गया है, हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। लेकिन जो उसका वरिष्ठ नियोक्ता है यानी कि जो सर है, उनसे कहते हैं, महोदय शाम के 4 बज गए हैं, बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए। मतलब तीनों में लय अलग अलग। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी भिन्नता दिखाई गई है, स्तर की भिन्नता। तीनों का स्तर अलग अलग है, इसीलिए बोलने का तरीका अलग अलग है। समूहवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग के होंगे। यानी कि देखिए एक समूह बनाना है, 4 जो होंगे वो छोटे क्लास के होंगे, उसमें एक जो होगा वो बड़े क्लास का होगा। तो ये कौन से सिद्धांत पे काम कर रहा है, पियाजे के, वाइगॉत्स्की के, ब्लूमफील्ड के या क्रेशन के। तो मैं बताती हूँ। वाइगॉत्स्की में एक केस होता है, इसको बोलते हैं ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। ठीक। दूसरा होता है MKO का मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर, ये कोई पर्सन होता है। और यहाँ होता है स्कैफोल्डिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं ढांचा। तो होता क्या है, किसी को भी अगर ZPG तक पहुँचना है तो उसके लिए उसको किसी की मदद चाहिए होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 बच्चों में एक मदद कर रहा है ना, इसीलिए कौन सा सिद्धांत पे हो गया, वाइगॉत्स्की के सिद्धांत पे। यानी कि जो मदद कर रहा है वो MKO हो जाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर, और जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह प्रस्तुति के दौरान यदि विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि कोई मतलब ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, उस टाइम पे अगर कोई बच्चा गलत व्यवहार करता है तो क्या करना चाहिए अध्यापक को। तो समूची कक्षा के सामने उसे चिल्लाएंगे नहीं, चिल्लाना डांटना तो है ही नहीं बिल्कुल। उसे सभी के सामने बात करेंगे, ये भी नहीं। उसे कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं कहेंगे, उससे बात करेंगे कि उसको दिक्कत कहाँ हो रही है, क्या समस्या है, ऐसी बातें करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। तो यहीं से पता चलना, संरचनाओं
यानी कि संरचनात्मक उपागम है। आप समझिए, जैसे घर बनने के लिए ईंट, पत्थर, मोरंग आदि की ज़रूरत होती है, उसी तरह भाषा के लिए भी हमको व्याकरण की, शब्द समूह की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार भाषा का निर्माण होता है। स्वर, व्यंजन ये सारे मिल करके भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका संरचनात्मक उपागम। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण के कथन में कौन सा सही है। संप्रेषण का मतलब होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, कम्युनिकेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वाचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। बिल्कुल, केवल जो शिक्षक है वो केवल बोलने के रूप में नहीं यूज़ होता, बल्कि एक संसाधक, एक रिसोर्स के रूप में यूज़ होता है। तो ये तो सही है। शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना चाहिए। नहीं, व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर नहीं लेना चाहिए। ये अलग गलत हो गया, आपका हो गया ए सही और बी गलत। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे मैं नेक्स्ट जल्दी ही डालती रहूँगी, अदर सब्जेक्ट की भी डालूँगी। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।